There are very good athletes, there are very good celebrities, very big people whom people know have exercise-induced asthma, any other asthma, small nasobronchial allergy, but they keep it under control, they treat themselves well. Hello everyone, this is Vidushi and you are watching The Good Health Show. And today we are going to talk about a very critical health issue, that is asthma. And for that we have Dr. S. Kumar with us. Hello doctor, how are you? I am very fine, thank you. सर, अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन फिर भी काफी अनजान है। तो आज हम चाहेंगे कि जितनी भी अवेयरनेस हो सकता है अस्थमा के बारे में हम अपने ऑडियंस, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाएं। सो सर, वेलकम टू द शो। एंड मैं यही जानना चाहूंगी आपसे कि कुछ इनसाइट्स अस्थमा के बारे में, कुछ ऐसी चीजें जो अस्थमा पेशेंट्स को भी नहीं पता और जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी नहीं पता, क्योंकि अस्थमा होना और जिसको होता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो हमें ना कभी कभी समझ में नहीं आता है कि उस सिचुएशन में क्या करें जब वो जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो जाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अस्थमा बहुत बढ़ गया है जी, या फिर हम करेक्ट बोले तो अब अस्थमा का डायग्नोसिस होने लगा है, इसलिए अस्थमा पता लगने लग गया है जी। Asthma is basically a hyperreactive airway disease. Hyperreactive airway disease, and the most important thing is it is a reversible airway disease. जी। The problem with asthma is when you don't diagnose it early. आप समय पर जब डायग्नोज नहीं करते हैं हाइपररिएक्टिव एयरवे डिजीज को, जो कि एक रिवर्सिबल एयरवे डिजीज है, रिवर्सिबल जी, उसको आप इरिवर्सिबल बना सकते हैं। इसीलिए इसका टाइम पर डायग्नोज होना, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि जो चीज़ ठीक रखी जा सकती है वो एक असाधारण बीमारी, साधारण से असाधारण बीमारी ना बन जाए। सर, हम देखते हैं कि अस्थमा ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी एज ग्रुप को नहीं होती है, या फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को होती है। चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे उससे बड़ा हो, चाहे यंगस्टर हो, चाहे ओल्ड एज के हो, ये सबको हो सकती है। तो रीजन क्या है इसका? मैम, देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस। इसकी एक या अनेक कई कारण हैं। फर्स्ट थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम भूल जाते हैं, जो हम ध्यान नहीं रखते हैं, नॉर्मली दिस इज अ फैमिलियल प्रॉब्लम। मतलब ये परिवार में चलती है, ये साथ रहने से नहीं लगती है। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लोग परहेज करने लगते हैं कि साथ रहने से लग रही है, साथ रहने से नहीं लगती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी खून में चलती है। अगर मेरा बच्चा है, मैं किसी का बच्चा हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक टेंडेंसी होती है तो ही अस्थमा आता है। नॉर्मली इट इज़ अ फैमिलियल प्रॉब्लम. It continues from families to generations. When you have a genetic predisposition, जब आपको familial predisposition होती है, then any or many of the factors, एक या अनेक कारण, like dust, धूल, धुआं, smoke, pollen from plants, animal denders, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जानवर, इनके डेंडर्स, बर्ड ड्रॉपिंग्स, लाइक इन गुड़गांव देयर आर प्लेंटी ऑफ पिजन ड्रॉपिंग्स, स्मेल्स लाइक डियोज, परफ्यूम, स्प्रेज, गुड नाइट्स, ऑल आउट्स, पेंट्स, पॉलिश, वार्निश, किचन स्मेल्स, इंसेंस स्टिक्स, धूप अगरबत्ती, विक्स, स्टीम, कार्बोल, चेंजेस ऑफ वेदर। एक सा वेदर रहने में नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं होती। चेंजेस ऑफ वेदर, इन एंड आउट ऑफ एसी, इन एंड आउट ऑफ हीटर, इन एंड आउट ऑफ कूलर, एनीथिंग दैट इज एक्सट्रीमली कोल्ड टू इनहेल, बिल्कुल ठंडी हवा में एसी के सामने बैठ जाना, हिमालय पर्वत की बिल्कुल ठंडक में बैठकर सांस लेना, एनीथिंग दैट इज कोल्ड टू ड्रिंक, ठंडा पानी पी लेना, चिल्ड
आइस ले लेना, एनीथिंग दैट इज कोल्ड टू ईट, जैसे कि आइसक्रीम खा लेना, बिकॉज एनीथिंग दैट इज कोल्ड बाय टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो विंड पाइप एंड फूड पाइप ट्रैवल टुगेदर। अगर ये दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं तो अगर कोई भी कोल्ड एक्सपोजर होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो एनीथिंग इफ यू ईट और ड्रिंक और इनहेल दैट इज कोल्ड, any fungal infection, any viral infection, any bacterial infection can lead to an attack of nasobronchial allergy. Asthma is not an isolated term. Nose to throat to windpipe is one system, so including lungs. So it is called as nasobronchial allergy. So any or many of these factors, इनमें से एक या अनेक कारण आपका नीजोब्रोंकियल एलर्जी का अटैक प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। और डे टू डे बेसिस पर अगर हम चाहते हैं या फिर कोई भी अगर अस्थमा पेशेंट है वो चाहता है कि उसे अपना ख्याल रखना है और उसको ये मतलब ये अटैक्स ना हो अस्थमा के, तो वो कैसे चेंजेस आ सकता है अपनी डे टू डे लाइफ? मैम इट इज ऑल अबाउट बीइंग विजिलेंट। आदमी थोड़ा कॉशियस होगा लाइफस्टाइल में तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती हैं। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े एथलीट्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं जो इन प्रॉब्लम से सफ़र करते रहे हैं लेकिन बिल्कुल ठीक ज़िंदगी जीते हैं। एस्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ कि ठीक ज़िंदगी ना जी जा सके। इसको आपको कंट्रोल में रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। आपके घर में हैवी कर्टन्स, हैवी कारपेट्स, कोई कुत्ता बिल्ली गाय भैंस जानवर, इन सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अपने घर में वैक्यूम का बहुत प्रयोग करना चाहिए। हम लोग में बेडशीट को तो रोज झाड़ देते हैं। मैट्रेस एंड पिलोज, वी डोंट वैक्यूम देम। वी शुड वैक्यूम आवर मैट्रेस पिलोज वंस अ वीक। वी शुड वैक्यूम आवर walls also. There should be no dampness on the walls. We should clean our ACs at least once a month. हम लोग क्या करते हैं कि एक बार सर्विस कराते हैं महीने साल के शुरू में, दोबारा नेक्स्ट सीजन में कराते हैं। We should service our ACs at least once a month. We should see to it that we switch off the AC 5 minutes before we get out of the room, get out of the car. We should vacuum our cars at least once a week. उनके कॉर्नर पे, क्रिविसेस पे बहुत ज़्यादा पोलन रहता है, माइट्स रहते हैं। ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। कोई लोग ड्रिंक करते हैं तो वो लोग बियर और वाइन्स का परहेज करें। They have sulfites which are harmful for asthmatic patients. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। स्मेल से दूर रहें, डिओज, इंसेंस स्टिक्स, इन सब चीज़ों से दूर रहें। किचन में लेडीज़ काम करती हैं तो मास्क लगाकर काम करें। किचन में चिमनीज का प्रयोग करें, एग्जॉस्ट फैंस चलें। घर में एयर प्योरीफायर्स रखें, दैट विल बी ग्रेट। वर्क प्लेस पे एयर प्योरीफायर्स रखें, दैट विल बी ग्रेट। उन सब चीज़ों से आपको ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई अस्थमा पेशेंट है और नॉर्मल मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है अस्थमा की, लेकिन अगर उसको अस्थमा अटैक आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे? उनकी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं? Normally asthma patients और nasobronchial allergy patients are quite aware. उनको पता रहता है तो उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी समय से परेशान होते हैं। पर फिर भी इट्स अ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रीटमेंट, इट्स एडिक्वेट ट्रीटमेंट। इसमें कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होता है क्योंकि इट्स नॉट एन इन्फेक्शन। ये नहीं कि आपको 5 दिन की दवाई दी तो आप ठीक हो जाएंगे, या 21 दिन की दवाई दी तो आप ठीक हो जाएंगे, या 6 महीने की। कोई टीबी नहीं है कि 6 महीने की दवाई दी या 9 महीने की दवाई दी तो ठीक हो जाएंगे। इट्स SOS ट्रीटमेंट, इट्स एडिक्वेट ट्रीटमेंट। जितने दिन प्रॉब्लम है उतने दिन दवाई देनी है, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उतनी ज़्यादा दवाई देनी है। तो अगर किसी को एकदम से प्रॉब्लम बढ़ने लगी है तो इमीडिएटली इनहेल ड्रग्स आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। इनहेल ड्रग्स में आते हैं नेबुलाइजर्स, इनहेलर्स, रोटाहेलर्स, एक्यूहेलर्स। अगर उसको इनहेल ड्रग्स अवेलेबल नहीं है तो बार बार नेबुलाइज नहीं कर सकता या बार बार इनहेलर नहीं ले सकता कहीं पर, तो ब्रोंकोडायलेटर सिरप्स आते हैं, ब्रोंकोडायलेटर टैबलेट्स आती हैं, वो इमीडिएटली ले सकता है।
उससे आराम नहीं पड़ रहा है तो पास के हॉस्पिटल में जाए, इंजेक्शन लगवाए। अगर इंजेक्शन से आराम, उसमें भी स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, और ब्रोंकोडायलेटर इंजेक्शन होते हैं जैसे कि अमाइनोफाइलिन, दे गिव यू इमीडिएट रिलीफ। अगर आराम नहीं पड़ रहा है तो ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, एंड देन यू विल हैव टू स्टेप अप द ट्रीटमेंट एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इससे एक चीज, मतलब एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है, और वो ये है कि आपने जैसे बोला कि अस्थमा जो होता है वो जेनेटिकल होता है, ऐसे उसको हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ओके, तो हम मतलब वो ऐसे ट्रांसफर नहीं होता है कि हमने छुआ तो किसी और को हो जाएगा। तो हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी के घर में ये प्रॉब्लम नहीं है पहले से, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको अस्थमा होगा। यस, अनलेस अनटिल बिल्कुल भी ऐसे एनवायरनमेंट में रहने लगे जो बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं है उनके लिए, तो उनको चांसेस होने के कम होते हैं। नॉर्मली देयर हैज टू बी स्लाइट जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन। किसी को 3 पीढ़ियों में, वो दादा दादी नाना नानी का परिवार अगर आप मान लें, तो उनमें 3 पीढ़ियों में आप देखेंगे तो किसी को थोड़ा हल्का नज़ला, किसी को ऐसे गला खराश रहना, किसी को थोड़ी खांसी रहना, किसी को स्ट्रॉन्ग खांसी रहना, किसी को स्ट्रॉन्ग स्नीजिंग मतलब छींके रहना, किसी की नाक बार बार बंद होना, किसी की नाक बार बार बहना, कुछ ना कुछ मिलेगा। आप रियलाइज करेंगे ताऊ चाचा मामा मौसी बुआएं नाना नानी दादा दादी के परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके परिवार में ये टेंडेंसी है। तो उसके बाद जब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, इट इज टाइम स्पेसिफिक। नॉर्मली इट इज टाइम स्पेसिफिक। नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग कॉफ इज कॉल्ड एज अस्थमैटिक कॉफ। नॉर्मली इट इज प्लेस स्पेसिफिक। हो सकता है मुझे यहाँ पर हो और पुणे में ना हो, किसी को पुणे में हो और यहाँ पर ना हो। ये कहना बड़ा अजीब होगा कि एनसीआर पॉल्यूटेड है, ये सबके लिए ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कोई एनसीआर में बिल्कुल ठीक रह सकता है, कोई एनसीआर से बाहर बिल्कुल ठीक रह सकता है, कोई यूके में बिल्कुल ठीक रह सकता है, किसी की हालत यूके में ज़्यादा खराब हो सकती है। ये प्लेस स्पेसिफिक होता है, ये सीजन स्पेसिफिक होता है। नॉर्मली हार्वेस्टिंग सीजन में, चेंजिंग सीजन में, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ये बढ़ जाता है। ओके, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि सबका अस्थमा डिफरेंट है। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिनको अस्थमा होता है तो क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर जो एक्टिविटीज होती है ट्रैकिंग, रनिंग, ये उनके लिए है या नहीं है? गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली एस्मा में एक प्रकार का एस्मा होता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। और उधर मैं बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा होता है, तो ये अब आप समझिए। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा एक प्रकार की प्रॉब्लम है। हर किसी को एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा नहीं होगा। नॉर्मली एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्मा उन लोगों को होता है जो हाई एड्रेनलिन रश एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि स्प्रिंटिंग करना, ठीक है, एकदम तेजी से सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर भागना, या एंजाइटी अटैक्स हो जाना किसी को, उन लोगों को हो सकता है। बट अदरवाइज इसको आपको कंट्रोल में रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज जिसमें कि सांस लंबी इनहेल करना, उसको होल्ड करना और उसको छोड़ना, जिससे कि आपका टाइडल कैपेसिटी बढ़े, आपकी लंग्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़े। लॉन्ग डिस्टेंस करने से क्या होता है कि आपकी स्लो सस्टेन्ड एक्टिविटी रहती है, जिससे कि आपकी लंग्स कॉन्टिन्यूसली फंक्शन में रहती है। धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका स्टैमिना और आपकी लंग्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। तो मस्कुलेचर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि सिर्फ लंग्स जब काम करती हैं तो सिर्फ लंग्स ही काम नहीं करती, आपका डायफ्राम, आपकी एब्डोमिनल मसल्स, आपकी चेस्ट मसल्स, आपकी एक्सिलरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब काम करती हैं। उन सबको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्सरसाइज करते करते अगर किसी भी अस्थमा पेशेंट को अगर अस्थमा अटैक आ जाता है तो क्या उसको मतलब हर टाइम इनहेलर रखना चाहिए अपने पास? एस्थमेटिक्स को हर वक्त एक्सरसाइज करते हुए नहीं, हर वक्त ही इनहेलर रखना चाहिए। ओके। और जिस तरह से आपने बताया कि एक्सरसाइज अगर करते हैं तो वो अच्छा रहता है अस्थमा पेशेंट्स के लिए, बट काफ़ी बार मैंने ये सुना है कि अस्थमा जो पेशेंट्स होते हैं वो अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उनको खांसी जल्दी आ जाती है, तो इस केस में वो क्या करें? मैंने आपको ये बताया ना कि आपको अपना टाइटल कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। ओके। आप स्लो एक्टिविटी से शुरू करेंगे, कंडीशन एथलीट बनने में आपको टाइम लगेगा। आप पहले दिन उठकर 100 की स्प्रिंट मारने चले, 100 मीटर की स्प्रिंटिंग करने चले जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप 16 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, स्लो सस्टेन्ड एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हो सकता है पहले दिन आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागें, 15 साल के बाद हो सकता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहे हो। आप तब स्प्रिंटिंग भी करने लगेंगे, आपकी वो एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप हो जाएंगी, आपकी टाइटल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ लंग्स बढ़ जाएगी। तो इसलिए, और फिर भी जब भी अटैक आता है तो आप अगर किसी को हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है तो आइडियली उसको कोई भी ब्रोंकोडायलेटर मतलब सांस की नली को चौड़ा करने की दवाई लेकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि उसको अटैक आने का खतरा ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मुझे मालूम है मुझे स्प्रिंट करने जाना है तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं 2 इनहेलर के पफ लेकर या कोई सिर्फ एक ब्रोंकोडायलेटर का लेकर या एक गोली ब्रोंकोडायलेटर की खाकर रनिंग के लिए जाऊं, तो ऑटोमेटिकली मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गलतियां ये करते हैं लोग कि एकदम आपके पड़ोस में कोई 15 की स्पीड पर रनिंग कर रहा है और आप भी उसको देखकर उत्तेजित हो जाते हैं, और एक तो उत्तेजना आपके एस्मा को बढ़ाती है और उसका उत्तेजना से बढ़ता है, और उसके बाद आप 15 की स्पीड पर एकदम से भागने लगेंगे तो आपको वो प्रेसिपिटेट एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, सांस की नली सिकुड़ जाएगी। ओके, तो अस्थमा अगर अस्थमा है तो एक्सरसाइज करना इज गुड, लेकिन धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा और आप अच्छा भी महसूस करेंगे। बिल्कुल ठीक से। सेकेंडली मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं और एक होते हैं अस्थमा पेशेंट्स, तो कभी कभी हमें लगता है कि नॉर्मल ब्रीथिंग में हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है, और भी हमें हो सकता है कि कोई और बीमारी हो और अस्थमा भी हो सकता है, तो हम इससे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये जो हमें प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मल ब्रीथिंग में या फिर हमें खांसी आ रही है बोलते हुए, तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अस्थमा से? मैम, नॉर्मली बड़े टेल साइन मतलब कैरेक्टरिस्टिक साइंस होते हैं जी। एस्थमेटिक्स को वीजिंग होगी, पहले तो हिस्ट्री होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम तो उनकी हिस्ट्री होगी कि उनको एस्थमा की या नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी की या डस्ट एलर्जी की, कोई बोलेगा चेंजिंग सीजन में मुझे एलर्जी होती है, या उनको हिस्ट्री होगी। वीजिंग होगी, साए की सीटी की आवाज सुनाई देती है उनकी सांस में, उनको चेस्ट टाइटनेस होगी, छाती जकड़न महसूस होगी, ठीक है, और सांस लेने में बहुत जबरदस्त दिक्कत होगी, उनको सांस खींचने में दिक्कत होगी। अगर आपको किसी कारण से, जैसे कि आपको एनीमिया है, अब एनीमिया है मतलब खून की कमी है, तो उसमें भी आपको सांस चढ़ेगा, लेकिन उसमें जो सांस चढ़ेगा उसमें सांस चढ़ेगा पर आपको चेस्ट टाइटनेस नहीं होगी, आपको फिटीग होगी, आपको वीकनेस लगेगी। अगर आपको कार्डिक कॉज है, मतलब हार्ट की वजह से हो रहा है, तो उसमें चेस्ट टाइटनेस होगी पर उसमें वीजिंग नहीं होगी। ओके, तो हम इससे समझ सकते हैं कि अस्थमा पेशेंट्स के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो है वीजिंग और चेस्ट टाइटनेस एंड ऑब्वियसली डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में ही मुश्किल हो जाना, जो कि बाकी कंडीशंस में नहीं होगा। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अस्थमा बढ़ता जा रहा है और लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें क्या ना करें, तो ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमें अस्थमा से दूर रख सकती है? आपने जैसे बताया ही ऑलरेडी कि हमें डस्ट से दूर रहना चाहिए, थोड़ा पॉल्यूशन से, लेकिन अब जैसे हम सिटीज में रहते हैं तो पॉल्यूशन तो हमारे चारों तरफ है, तो क्या ऐसे छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं या फिर ऐसा कुछ है जो हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं? डेली लाइफस्टाइल में तो ऐड करने से आप
काफ़ी ठीक रहेंगे। एस्मा बढ़ नहीं रहा है, एस्मा तो हमारी देश में या पूरी दुनिया में शुरू से रहा है, अब डायग्नोज होने लगे हैं। और इसके लिए क्या तरीका है कि आप प्रिवेंशन कीजिए। जैसे अब आप रियलाइज़ कीजिए कि जब कोविड का टाइम था तो लोगों ने मास्क यूज़ किए, उन दिनों में एस्मा बहुत कम हुए लोगों की। तो कितनी सिंपल चीज़ है, मास्क का इस्तेमाल करने से आपको प्रॉब्लम्स कम हो गई। इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया, वैक्यूम का प्रयोग करना। प्लीज़ वैक्यूम योर मैट्रेस, पिलोज, फर्निशिंग्स, फ्लोरिंग्स, योर वॉल्स, योर कार्स। क्लीन योर ACs once a month at least. Vacuum your cars once a week at least. Use no smells in the house. Use chimneys in the house. Use exhaust in the house. Use air purifiers in the house. Use masks while going out. Avoid temperature changes. Avoid anything that is cold to eat or drink or to inhale. ये सब चीज़ें करने से आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। आपके एस्मा में बड़ा कंट्रोल रहेगा आपको। और अगर आप खुद इन चीज़ों के प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो एस्मा कैन बी केप्ट टोटली अंडर कंट्रोल थ्रू आउट लाइफ। एस्मा इज नॉट क्योरेबल, याद रखिएगा। एस्मा कैन ओनली बी कंट्रोल्ड एंड एस्मा कैन बी वेरी वेल कंट्रोल्ड। आई एम माई सेल्फ एन एस्माटिक एंड आई एम अ गुड एथलीट। सो एस्मा कैन बी वेरी वेल कंट्रोल्ड. It does not hamper your lifestyle. It does not hamper any activity in the life. There are very good athletes, there are very good celebrities, very big people whom people know have exercise-induced asthma, any other asthma, small nasobronchial allergy, but they keep it under control, they treat themselves well. So normally medicines have no side effects. It's always the disease which is a side effect. We have to remove the mind block. लोगों को एक धारणा है कि दवाई का नुकसान है, दवाई का नुकसान नहीं है, प्रॉब्लम का नुकसान है। प्रॉब्लम को बढ़ने मत दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मुझे आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि परमानेंटली क्योर नहीं हो सकता है। परमानेंटली कभी क्योर नहीं हो सकता है। आप इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और किसी भी एक नॉन एस्थमेटिक से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस। क्या बात है, मतलब कि अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर सिर्फ मास्क कोविड की वजह से नहीं लेकिन अपने लिए लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि अगर किसी को अस्थमा है तो उसकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। अगर कंट्रोल में रखा जाए, अगर अच्छे से ख्याल रखा जाए तो इजी गोइंग लाइफ है। लाइफ हमेशा इजी गोइंग होती है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होती। बस आप विजिलेंट रहिए। पर एक ही रिक्वेस्ट है, मास्क अगर आप यूज करते हैं तो दिन में 2-3 बार मास्क चेंज कीजिए। ऐसा ना हो कि उसी मास्क को आप यूज बार बार करते रहें और वो आपको फंगल इन्फेक्शन लगा दे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल सर, मैं अभी कंक्लूड करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप कुछ एडवाइस जो कि अस्थमा पेशेंट्स हैं और जो नहीं भी हैं उनके लिए आप कुछ बताइए कि वो कैसे अपना ख्याल और भी बेहतर रख सकते हैं। मेरी ज़्यादा एडवाइस इसमें कुछ नहीं है। इससे एक दो चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में एक्सट्रीम टेंडेंसी है अपनी बीमारी को या अपनी प्रॉब्लम को छुपाने की। ये एक तो समझिए अस्थमा कोई बीमारी नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। लोग अपनी टीबी को छुपाने लगते हैं। टीबी को छुपाने से ठीक नहीं होती, टीबी बताने से ठीक होती है। इसी तरह अस्थमा को अगर आप डिस्कस करेंगे तो ही ठीक होगा। लोगों को बताइए, छुआछूत की बीमारी नहीं है जो किसी को फैल जाएगी। डिस्कस करेंगे तो इसमें सॉल्यूशन निकलेंगे। आपके डॉक्टर्स आपको राइट एडवाइस देंगे। आप राइट एडवाइस लेंगे तो आपकी लाइफ में लंग्स की कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगी, रिवर्सिबल डिजीज इरिवर्सिबल नहीं बनेगी और आपकी लाइफ बहुत बढ़िया गुजरेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड आई थिंक कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई होगी हमारे इस इंटरव्यू से सभी हमारे व्यूअर्स को। एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन। Yes, sir, it was a great session. Thank you so much for being here. Thank you.